हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स एंड फ्रेजेस एंड देयर रिलेटेड राइटर्स आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो लिटरेरी टर्म्स पूछी जाती हैं और उनसे रिलेटेड राइटर्स भी पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इस टर्म को किसने कॉइन किया था, या इस टर्म को फर्स्टली किसने यूज़ किया था, या इस टर्म से रिलेटेड राइटर कौन है, कौन एसोसिएटेड है, और इस टर्म का किस राइटर से सबसे ज़्यादा मतलब कौन राइटर इस टर्म से सबसे ज़्यादा रिलेटेड है जिसने यूज़ किया था उसका। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं फर्स्ट टर्म कौन सी है और कौन उसके जो रिलेटेड राइटर्स हैं। तो फर्स्ट टर्म है फ्रेंड्स एनेग्नोरेसिस। और एनेग्नोरेसिस जो है वो ट्रेजिडी से रिलेटेड टर्म है, जो कि एरिस्टोटल ने इसको यूज़ किया था अपनी बुक में आर्स पोएटिका में। और इन्होंने ट्रेजिडी से रिलेटेड कुछ टर्म्स दी थी जिसमें कैथारसिस, हेमर्शिया, पेरिपेशिया, एनेग्नोरेसिस, ये सब थे फ्रेंड्स। तो एनेग्नोरेसिस यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है रिकॉग्निशन, पहचान हो जाना। किस चीज़ की पहचान हो जाना? उस चीज़ की पहचान हो जाना जिस वजह से ट्रेजेडी हैपन हुई है, किस वजह से उसकी किस गलती की वजह से जो ट्रेजेडी है वो हुई है, उसका रिकॉग्नाइज हो जाना ही यहाँ पर एनेग्नोरेसिस कहलाता है फ्रेंड्स। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो ओथेलो में जैसे डेस्डेमोना को मारने के बाद और जब उसको पता चलता है कि तूने गलती कर दी है और तुम्हें यागो पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, तो वहाँ पर उस एग्जैक्ट मोमेंट को बोलेंगे एनेग्नोरेसिस। ओथेलो को रिकॉग्नाइज होना कि उसकी वजह से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और जिसकी वजह से वो ट्रेजेडी हैपन होती है फ्रेंड्स। वो डेस्डेमोना को मारने के बाद खुद भी सुसाइड कर लेता है। तो इसी तरीके के और भी एग्जांपल्स हैं जो कि एनेग्नोरेसिस के हो सकते हैं। आप सब दूसरे जो वर्क्स हैं उनमें देख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है फ्रेंड्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को किसने कॉइन किया था फ्रेंड्स? विलियम जेम्स ने कॉइन किया था। और इन्होंने फर्स्ट टाइम इसका यूज़ किया था 1890 में, जो कि इनकी बुक थी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, उसमें इन्होंने इसका यूज़ किया था। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जेम्स जॉयस का यूलिसिस, जो कि 1922 में आया था। और स्ट्रीम कॉन्शियसनेस का जो मीनिंग होता है वो होता है फ्लो ऑफ थॉट्स, इनर थॉट्स जो चलते रहते हैं कैरेक्टर के माइंड में या राइटर के माइंड में उस समय जब वो किसी चीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है या लिख रहा होता है। इसको इंटीरियर मोनोलॉग भी बोला जाता है कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ थॉट्स, कुछ प्रोसेस जो है इनर में चलती रहती है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और वर्जीनिया वुल्फ इसकी बहुत अच्छी राइटर है फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो वर्जीनिया वुल्फ है वो किस से रिलेटेड है, या फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से रिलेटेड राइटर्स पूछ लिए जाते हैं। उसमें जेम्स जॉयस तो आते ही हैं और वर्जीनिया वुल्फ भी आती हैं उसमें। नेक्स्ट है थर्ड टर्म है फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी वेट्स। यूनिवर्सिटी वेट्स आप सब लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी वेट्स क्या है। और 16 और 17 सेंचुरी के कुछ राइटर्स थे जिनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। और ये टर्म कॉइन की थी जॉर्ज सेंट्सबरी ने। जॉर्ज सेंट्सबरी ने ये टर्म कॉइन की थी फ्रेंड्स। और इसमें कुछ राइटर्स थे जो इंक्लूड थे, जो कि 2 यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। कुछ राइटर्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड थे और कुछ जो राइटर्स थे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड थे फ्रेंड्स। और इसमें जो एक राइटर थे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको यूनिवर्सिटी वेट्स में माना जाता है फ्रेंड्स। इनमें 7 राइटर्स इंक्लूड थे। और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे वो थे मार्लो और ग्रीन और थॉमस नैश। और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे वो थे जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पील। और जो थॉमस किड थे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं थे, लेकिन वो यूनिवर्सिटी वेट्स में माने जाते थे। ये एक अपवाद है। और कभी कभी एग्जाम में किड को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे, जबकि वो किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड फ्रेंड्स नहीं थे। नेक्स्ट है इकोफेमिनिज्म। इकोफेमिनिज्म टर्म किसने दी थी और इकोफेमिनिज्म टर्म क्या होती है? इकोफेमिनिज्म टर्म होती है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। ह्यूमन और नेचर के रिलेशन को एक डिस्क्राइब करना एक तरीके से कि किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये एक फ्रांस के जो राइटर थे उन्होंने दी थी फ्रांसकोइस डे यूबोन, जो कि 1974 में उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है टचस्टोन मेथड।
टच स्टोन मेथड एक बहुत ही वेल नोन मेथड है जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने दिया था फ्रेंड्स। और इनका कहना था ये एक क्रिटिसिज्म का मेथड है और इनका ये कहना था कि किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, किसी भी वर्क को एनालाइज करने के लिए एक मेथड होना चाहिए और उस मेथड पर एक कसौटी जिस तरीके से कह सकते हैं कि इन टर्म्स को पूरा किया जाना चाहिए तभी उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए। और उसी तरीके से इन्होंने बोला था कि एक टच स्टोन मेथड है जो कि इन्होंने क्लासिकल राइटर्स के जो वर्क्स थे उनसे लिया हुआ था और उन्होंने बोला था कि जो भी वर्क का क्रिटिसिज्म हो वो इस मेथड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इस कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। नेक्स्ट है इंटेंशनल फैलेसी। इंटेंशनल फैलेसी क्या होती है फ्रेंड्स और किसने इसको कॉइन किया था? इंटेंशनल फैलेसी होती है जो कि विमसेट और बेर्डसले ने इसको कॉइन किया था और इसके जो पॉपुलर राइटर थे वो थे अर्नेस्ट हेमिंगवे। इंटेंशनल फैलेसी, अब ये क्या होती है कि इंटेंशनल फैलेसी होती है जब हम किसी भी वर्क को पढ़ते हैं, हम किसी वर्क को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम उससे कुछ नॉलेज ले सकें या फिर वो किस चीज़ के बारे में लिखा गया है, किस तरीके से लिखा गया है, ना कि इसलिए कि वो किसने लिखा है। अगर हमें ये ना पता हो कि जो हैमलेट है या किंग लियर है वो शेक्सपियर ने नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है, तो क्या हम उसे अलग तरीके से पढ़ेंगे? नहीं ना। जो उसमें वर्क है, जो उसके वर्ड्स हैं, जो उसका डिक्शन है और जो उसका मीनिंग निकलता है वो सेम ही निकलना चाहिए। तो राइटर का इफ़ेक्ट उस पर नहीं पड़ना चाहिए। यही होती है इंटेंशनल फैलेसी कि हमें राइटर्स को देखकर नहीं वर्क को जज करना चाहिए, हमें वर्क को देखकर ही वर्क को जज करना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि अपने थॉट्स को और राइटर्स की आइडेंटिटी को हमें उसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। राइटर की आइडेंटिटी बिल्कुल हटाकर ओनली वर्क में क्या लिखा है और किस तरीके से उसको क्या कन्वे करना चाहता है मैसेज, वो मैसेज हमें देखना चाहिए, ना कि वो आइडेंटिटी कि ये मिल्टन ने लिखा है, शेक्सपियर ने लिखा है और शेक्सपियर ने लिखा है तो अच्छा ही होगा या फिर मिल्टन ने लिखा है तो अच्छा ही होगा, किसी और ने लिखा है तो अच्छा नहीं होगा। तो ऐसी मेंटेलिटी हमें नहीं बनानी चाहिए फ्रेंड्स। इंटेंशनल फैलेसी यही कहती है कि हमें राइटर की आइडेंटिटी को अलग रखकर ओनली वर्क पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है डिसोशिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये जो टर्म थी ये टी.एस. इलियट ने 1921 में दी थी और इनका क्या कहना था? थॉट्स आर डिफरेंट फ्रॉम फीलिंग्स। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने डिसोशिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी के बारे में बोला था कि जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे उनसे, उनके बाद और जो विक्टोरियन पोएट्स आए इनके बीच में काफ़ी कुछ चेंज हो गया था। जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे वो जैसा सोचते थे और जैसी उनकी थिंकिंग थी वो उसी तरीके से अपनी फीलिंग्स रखते थे और उसी तरीके से अपनी पोएट्री में उसको यूज़ करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और विक्टोरियन पोएट्स आए तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो फीलिंग्स हैं और जो थॉट्स हैं उनको बिल्कुल अलग रखा। उनकी जो थॉट्स थे, उनकी जो पोएम्स थी वो उनसे मैच नहीं होती थी फ्रेंड्स। तो इसी को बोलते हैं डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, कि उनकी जो सेंसिबिलिटी थी वो डिसएसोसिएट हो चुकी थी उनके थॉट्स से, कि उनके थॉट्स जो थे वो उनकी पोएट्री से मैच नहीं करते थे। नेक्स्ट है लॉस्ट जनरेशन या फिर लॉस्ट जनरेशन पोएट्स भी हम इसको बोल सकते हैं। और ये कौन से पोएट्स थे? ये अमेरिकन राइटर्स के बारे में है जो कि 1920s के पोएट्स थे और ये जो टर्म थी ये गर्ट्रूड स्टेइन ने कॉइन की थी फ्रेंड्स। और लॉस्ट जनरेशन पोएट्स जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद की जनरेशन के पोएट्स थे उनको कहा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है टर्म नंबर 9 इज़ यूटोपिया। यूटोपिया क्या है फ्रेंड्स? यूटोपिया है इमेजिनेटिव आइडियल वर्ल्ड। एक ऐसा इमेजिनेटिव, एक ऐसा काल्पनिक स्थान जहाँ पर कोई भी कमी ना हो, एक आदर्श स्थान, एक ऐसी जगह, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई भी कमी ना हो, कोई भी बुराई ना हो, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है और ये इमेजिनेशन में ही पॉसिबल है। इसीलिए इसको इमेजिनेटिव आइडियल वर्ल्ड बोला गया है फ्रेंड्स। और ये सर थॉमस मोर ने कॉइन किया था 1516 में। इनकी वर्क, एक बुक आई थी यूटोपिया के नाम से ही और तभी से ये वर्ड चला था। इसी का एक वर्ड होता है, इसके अपोजिट होता है डिस्टोपिया। वह भी एक इमेजिनेटिव वर्ड होता है, लेकिन इमेजिनेटिव वर्स्ट पैलेस, ये तो इमेजिनेटिव बेस्ट प्लेस टू लिव होता है कि एक इमेजिनेशन में रहने वाला एक ऐसा वर्ल्ड जो कि बिल्कुल एक आदर्श हो। लेकिन जो डिस्टोपिया होता है, डिस्टोपिया होता है इमेजिनेटिव वर्स्ट प्लेस टू लिव, एक ऐसा स्थान जो कि बिल्कुल भी रहने लायक ना हो, जिस पर रहना पॉसिबल ही ना हो। तो ये होता है यूटोपिया, इमेजिनेटिव आइडियल प्लेस टू लिव, और डिस्टोपिया होता है इमेजिनेटिव वर्स्ट प्लेस टू लिव। और ये सर थॉमस मोर ने कॉइन किया था 1516 में।
नेक्स्ट है निगेटिव कैपेबिलिटी। निगेटिव कैपेबिलिटी क्या होता है फ्रेंड्स, और किसने इसको कॉइन किया था? जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स इससे रिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं, और 1817 में उन्होंने इसका जिक्र किया था फ्रेंड्स कि जो नेगेटिव कैपेबिलिटी होती है, नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है, उसको उन्होंने बोला था कि जो शेक्सपियर है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो आपके रीडर्स हैं या फिर आपके जो थिएटर में जो कुछ जो भी प्ले या नोवेल को जो भी पब्लिश किए जाते थे, उनको देखने जाते थे थिएटर में, आपके ड्रामास को देखने आ रहे हैं, उनके माइंड में एक डाउट, एक ये रह जाना कि अब आगे क्या होगा, एक क्वेश्चन रह जाना, एक मिस्ट्री रह जाना, एक डाउट रह जाना और उसको क्लियर ना करना। तो यही एक नेगेटिव कैपेबिलिटी है, जबकि आप खुद ऐसे नहीं हो, आपकी जो आइडेंटिटी है आप ऐसे नहीं हो, लेकिन आपके जो कैरेक्टर्स हैं उसमें एक ऐसा डाउट फील हो जाना कि इसके बाद जो बिल्कुल एक तरीके से मिस्ट्री रह जाना। जैसे हैमलेट में है, वो बिल्कुल कंफ्यूज रहता है, पूरा टाइम कंफ्यूज रहता है कि वो क्लॉडियस को मारे या ना मारे, और यही डाउट बाद में क्लियर होता है। और इसके बाद इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैकबेथ में है। मैकबेथ में इसमें ये रहता है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी का जो एग्जांपल है, मैकबेथ भी है, किंग लियर भी है और हैमलेट भी है, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज सभी हैं, क्योंकि उनमें लास्ट में एक मिस्ट्री रह जाती है कि अब क्या होने वाला है, वो क्लियरिटी नहीं होती है। जैसे कि ओथेलो में, ओथेलो की भी डेथ हो जाती है, डेस्डेमोना की भी डेथ हो जाती है, मेन कैरेक्टर्स की डेथ हो जाती है, लेकिन जो इयागो है वो बाद में एक्सेप्ट नहीं करता है कि हाँ उसने ऐसा पर्पसली किया है, जानबूझकर ऐसा किया है। फिर भी माइंड में रह जाता है दर्शकों के कि पता नहीं उसने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर क्यों नहीं की गई। तो एक मिस्ट्री, एक रहस्य बनाकर रखना, जबकि खुद का कैरेक्टर उनका ऐसा नहीं है, वो अपनी लाइफ में बिल्कुल बहुत ही क्लियर कट माइंड वाले जो थे राइटर थे। तो अपनी जो कैपेबिलिटी है उसके अगेंस्ट जाकर कैरेक्टर्स को बिल्ड करना और उनको फॉलो करना, इसी को बोलते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन क्या है और किसने इसको कॉइन किया था? जैक्स डेरिडा ने इसको कॉइन किया था फ्रेंड्स, और उनकी एक बुक आई थी ऑफ ग्रामेटोलॉजी, जो कि 1967 में आई थी, और उसमें इन्होंने बताया था कि ब्रेक डाउन टू एनालाइज समथिंग, किसी चीज़ को ब्रेक करके एनालाइज करना। जैसे किसी भी टेक्स्ट का मीनिंग आप समझना चाहते हैं, या रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड मीनिंग, हाउ टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड मीनिंग, ये उन्होंने बोला था कि उसको ब्रेक कर दो, उसको तोड़ दो, और उसको तोड़कर उसके मीनिंग को और उसको इसके रिलेशन को समझने की कोशिश करो। यही डीकंस्ट्रक्शन कहलाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ मीनेक। कॉमेडी ऑफ मीनेक क्या है फ्रेंड्स? हैरोल्ड पिंटर इससे एसोसिएटेड राइटर हैं, और इरविंग वार्डल ने इसको कॉइन किया था, और इसका बेस्ट एग्जांपल है द बर्थडे पार्टी, जो कि हैरोल्ड पिंटर के द्वारा ही लिखा गया है 1958 में। कॉमेडी ऑफ मीनेक क्या है? उसमें लाफ्टर तो होता ही है, लेकिन साथ साथ फियर भी रहता है। द बर्थडे पार्टी में जो उसका कैरेक्टर है स्टेनली, वो अपनी लाइफ को ऐसे दिखाता है जैसे कि वो बिल्कुल फ्री है, मतलब एक फ्रीली एक लाइफ जी रहा है, लेकिन उसके माइंड में एक फियर हर टाइम चलता रहता है, क्योंकि वो एक क्राइम करके आया हुआ होता है, और जहाँ जिस लॉज में वो ठहरा रहता है वो हर एक को सस्पिशियस नज़रों से देखता है कि कहीं इसे पता ना चल जाए कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं क्या क्राइम करके आया हूँ, मैं पुलिस से भाग कर आया हूँ। तो लाफ्टर के साथ साथ एक फियर चलता रहता है, एक डिज़ास्टर जो बाद में आता है उसका फियर शुरू से ही माइंड में चलता रहता है, तो उसको बोलते हैं कॉमेडी ऑफ मीनेक, जिसमें कॉमेडी तो हो ही, साथ साथ फियर माइंड में चलता रहता है, तो इसको कॉमेडी ऑफ मीनेक बोलते हैं फ्रेंड्स। और हैरोल्ड पिंटर इसके राइटर हैं, और इरविंग वार्डल ने इनको कॉइन किया था।